हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस सीरीज को मैं लुसेंट जी के बुक से कवर कर रहा हूं, जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें हर टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए अलग से आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हर टॉपिक अपने आप में एक नोट्स की तरह है, जिसमें आप इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं लुसेंट जी के बुक की हर वीडियो में हर टॉपिक की एक एक लाइन को कवर करूंगा, ताकि आपके हर एक लाइन के डाउट क्लियर हो सके, और साथ ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अलग से बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके भी डाउट क्लियर हो सके। और मेरे इस चैनल को जीके एजुकेट को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको बाकी बचे जितने भी सारे वीडियो हैं वो आपको टाइम पे मिल सके, और आप उन वीडियो को देख के आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है टकसाल मिंट्स। अब हमारे जो सिक्के हैं, हमारे जो कॉइन्स हैं, उनकी प्रिंटिंग, उनको कहाँ पे छापा जाता है, उनका उत्पादन कहाँ पे होता है, वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमकों का उत्पादन करने के लिए भारतीय सरकार की 4 टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित है। यानी सिक्कों का उत्पादन इन 4 जगहों पे होता है। कहाँ पे? मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में और नोएडा में। इसके साथ साथ सोने और चांदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन, तमगे क्या होते हैं? जो कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जो हमें खेलों के क्षेत्र में दिए जाते हैं, उनका उत्पादन भी इन इन 4 स्थान पर होता है। मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें काफ़ी समय पहले क्रमशः 1830, 1903 और 1950 में स्थापित की गई थी, जबकि नोएडा की टकसाल 1989 में स्थापित की गई थी। मुंबई की टकसालें 1830 में सबसे पुरानी टकसाला है, जहाँ पे सिक्कों का उत्पादन किया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं बता देता हूँ, मुंबई में जो सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्कों का जो उत्पादन किया जाता है, उसमें डायमंड की शेप सिक्के के नीचे छपी होती है। वैसे हैदराबाद में जो सिक्कों का उत्पादन होता है उसमें स्टार प्रिंट होता है। और वैसे ही कलकत्ता, लेकिन जो कोलकाता में जो सिक्के उत्पादित किए जाते हैं, सिक्कों का जो उत्पादन किया जाता है वो खाली होते हैं। और नोएडा में जो सिक्कों का उत्पादन होता है उनमें डॉट यानी सर्कल बना होता है। मुंबई तथा तो कोलकाता की टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदक यानी कि मेडल का उत्पादन किया जाता है। तो मेडल यानी पदकों का उत्पादन कहाँ पे होता है? मुंबई और कोलकाता की टकसालों में। तो जहाँ पे सिक्कों का उत्पादन होता है उनको क्या बोला जाता है? टकसाल। साथ ही यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है। यानी भारत में जो सिक्कों का उत्पादन होता है उस पर कंट्रोल किसका होता है? वित्त मंत्रालय का। नेक्स्ट हमारा जाता है कॉल मनी मार्केट। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉल मनी मार्केट क्या होता है। जैसे बैंकों को पैसे की जब भी ज़रूरत होती है तो आरबीआई से पैसे उधार लेता है, वैसे ही आरबीआई को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बैंकों से पैसा उधार लेता है। इसके अलावा जब बैंकों को पैसों की ज़रूरत होती है और वो आरबीआई से पैसे ना लेकर डायरेक्ट किसी दूसरे बैंक से पैसे उधार लेते हैं या दूसरे बैंक को पैसे उधार देते हैं, तो इस तरह की जो लेन देन की जाती है उसको कॉल मनी मार्केट बोला जाता है। यानी इसमें पैसों का ट्रांसैक्शन जो होता है बैंकों के बीच में होता है। किसमें? कॉल मनी मार्केट में। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि यह अत्यंत ही अल्प अवधि वाले फंड का बाजार होता है। यानी इसमें कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसों का लेन देन किया जाता है, जिसमें बिना किसी प्रत्याभूति यानी बिना किसी सिक्योरिटी के फंड को उधार लेना और देना होता है। यानी फंड यानी पैसा उधार लिया और दिया जाता है। कॉल मनी की मांग मुख्यतः व्यापारिक बैंकों के द्वारा की जाती है। जो भी हमारे जो व्यापारिक यानी कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जो भी हम बैंक देखते हैं वे सभी कॉमर्शियल बैंक होते हैं, उसमें इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। जो दूसरे बैंकों से अत्यंत ही अल्प समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, 1 से लेकर 14 दिन तक के लिए उधार लेते हैं। और ये किस लिए उधार लिया जाता है? इससे सीआरआर संबंधी अपने पास रखी जाने वाली नगद शेष संबंधी अनिवार्यता के दायित्व को पूरा कर सके। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, सीआरआर क्या होता है? यह एक ऐसा सीआरआर क्या होता है?
एक ये ऐसी अमाउंट होती है जो बैंकों को अपने पास रखनी होती है और इसको निर्धारित करता आरबीआई। तो सीआरआर के रूप में कुछ पैसा बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है या उनके लिए अनिवार्य होता है और ये आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ये लगभग 18% के आसपास होता है। तो कई बार जब बैंक लोगों को पैसा उधार देती है या किसी और बैंक को पैसा उधार देती है तो उसके सीआरआर में कमी आ जाती है। तो उस कमी को टेम्परेरी पूरा करने के लिए कॉल मनी मार्केट से वो बैंक पैसा उठा लेता है ताकि वो उसकी अनिवार्यता, जो आरबीआई की जो अनिवार्यता है यानी उसका जो गाइडलाइंस है उसको पूरा किया जा सके, सीआरआर को पूरा किया जा सके। जब उधारी एक दिन की होती है तो उसे कॉल मनी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉल मनी क्या होता है? जब एक बैंक दूसरे बैंक से एक दिन के लिए पैसा उधार लेता है तो उसको कॉल मनी कहा जाता है। और जब उधारी एक दिन से अधिक होती है तो उसे कॉल नोटिस कहा जाता है। जब पैसा बैंकों के द्वारा एक दिन से ज़्यादा यानी 14 दिन तक के लिए उधार लिया जाता है तो उसे कॉल नोटिस कहा जाता है। ये कॉल मनी और कॉल नोटिस दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कॉल मनी मार्केट में प्रचलित होने वाली ब्याज दर फंड की पूर्ति तथा फंड की मांग पर निर्भर करती है। कॉल मनी मार्केट में जो ब्याज दिया जाता है उसकी जो रेट है यानी इंटरेस्ट रेट जो है पैसों की मांग यानी उसकी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। इंटरेस्ट रेट कम होगा या ज़्यादा होगा ये किस पे डिपेंड करता है? फंड की सप्लाई पर, फंड की डिमांड पर। और सामान्यतया कॉल रेट ब्याज दर जिस पर सौदा होता है में बहुत ही उगरता होती है। कॉल रेट यानी वह ब्याज दर जिस पर यह सब सौदा किया जाता है उसमें बहुत ही उगरता होती है। उगरता मतलब होता है वॉलेटिलिटी, यानी ये जो कॉल रेट है बहुत ही तेज़ी रूप से कम ज़्यादा होती रहती है। सामान्यतया कॉल रेट को रात भर की दर यानी ओवरनाइट रेट के रूप में जाना जाता है। तो ये जो कॉल रेट है जिस पर एक बैंक दूसरे बैंक से जब पैसा उधार लेता है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको कॉल रेट बोला जाता है। और ये जो कॉल रेट है उसको रात भर की दर भी कहा जाता है यानी ओवरनाइट रेट भी इसको बोला जाता है, जिस पर एक बैंक दूसरे बैंक को उधार देता है। इसमें यूएसए में फेडरल रेट कहा जाता है। यूएसए में यानी अमेरिका में इसको क्या बोला जाता है? फेडरल रेट। बैंक दर को फेडरल डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। और जो बैंक दर जो होती है, बैंक रेट, जो बैंक पैसा उधार देती है पब्लिक को, उसको फेडरल डिस्काउंट रेट कहा जाता है। 1 जुलाई 2011 को आरबीआई नहीं है, ये आरबीआई है। 1 जुलाई 2011 को आरबीआई के द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार उधार लेने तथा उधार देने वाले दोनों रूपों में भाग ले सकते हैं। इन 2011 में आरबीआई के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक और प्राथमिक डीलर जो यहाँ पे 3 दिए गए हैं, ये पैसा उधार ले भी सकते हैं और पैसा उधार दे भी सकते हैं। तो इनमें है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक वे सभी कॉमर्शियल बैंक होते हैं जो हम नॉर्मली देखते हैं, जैसे एचडीएफसी, एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इस तरह के जितने बैंक आप देखते हैं उन सबको व्यापारिक बैंक बोला जाता है, कॉमर्शियल बैंक बोला जाता है। और तो ये सभी व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक एक दूसरे को पैसा उधार ले और दे सकते हैं। किसको छोड़ के? आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़ के, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक को छोड़ के, सभी सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक्स। तीसरा कौन सा है? प्राथमिक डीलर। प्राथमिक डीलर कौन से होते हैं? ये भी आरबीआई बैंक के द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी होती है जो पैसा एक दूसरे को उधार ले और दे सकती है, जो पैसा एक दूसरे को उधार ले दे सकती है। बैंक नेक्स्ट है, बैंकों से दिए जाने वाले ऋणों की बहुत अधिक मांग होती है या फिर बैंकों को अपनी सीआरआर, एसएलआर संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति तत्काल यानी तुरंत करनी होती है। तो वित्तीय संस्थाएं अपनी तत्कालिक तरलता की मांग को पूरा करने के लिए कॉल मनी मार्केट में उधारी के लिए जाती है। यानी जब बैंकों को अपनी सीआरआर और एसएलआर जैसी कंडीशन को पूरा करना होता है या फिर बहुत ज़्यादा लोन की डिमांड होती है, तो इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए बैंक कॉल मनी मार्केट का सहारा लेते हैं। कॉल मनी मार्केट में पैसा उधार लेते हैं, कॉल मनी मार्केट से पैसा उधार लेते हैं। और दूसरी ओर एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई बैंक, डीएफसी, डीएफएचआईएम बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स अपने फंड कॉल मनी मार्केट में डालते हैं। और जो पैसा उधार देते हैं ज़्यादातर उनमें कौन सी संस्थाएं होती है? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट बैंक ऑफ इंडिया और डीएफएचआई यानी डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ये सभी संस्थाएं जो है और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, ये सभी अपना पैसा कॉल मनी मार्केट में डालते हैं और बैंक वहाँ से पैसा उधार लेते हैं।
तो मोटे तौर पर मैं एक बार वो बता देता हूँ, कॉल मनी मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ से बैंक एक दूसरे से पैसा उधार लेते हैं और देते हैं। कॉल रेट क्या होता है, जो पैसा ये उधार लिया और दिया जाता है, इस पर जो इंटरेस्ट वसूल किया जाता है, इंटरेस्ट जो लगाया जाता है, उसको कॉल रेट बोला जाता है। और इसमें जितने बैंक होते हैं, जिसमें जितनी वित्तीय संस्थाएं होती है, जो पैसों का लेन देन होता है, वे सभी इस कॉल मनी मार्केट में भाग लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि DFHI डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना अप्रैल 1988 में की गई थी, तथा STCI जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसकी स्थापना विशेष रूप से कॉल मार्केट की उग्रता यानी वॉलेटिलिटी को नियंत्रित करने के लिए की गई है। FHI तथा STCI इन संस्थाओं की जो स्थापना है वो किस लिए की गई थी, ताकि कॉल मार्केट में जो पैसा उधार लिया और दिया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए इनकी स्थापना की गई। भारत में इस समय दो कॉल दर है, दो कॉल रेट है, अंत बैंक कॉल दर यानी इंटर बैंक कॉल रेट तथा DFHI की उधारी दर। ये जो दो कॉल रेट है जिससे पैसे उधार लिए और दिए जाते हैं। कॉल दर बैंक दर से ऊपर या नीचे हो सकती है। कॉल दर जो है बैंक दर से ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन DFHI के द्वारा जो निर्धारित दर है वो सामान्यतः रूप से बैंक दर से ऊपर ही होती है। और ये बैंक दर क्या होती है, बैंक दर होती है जब बैंक RBI से पैसा उधार लेते हैं तो RBI उनसे जो इंटरेस्ट वसूल करता है उसको ही बैंक दर बोला जाता है। ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आप वहाँ जाके कॉल रेट के बारे में, बैंक रेट के बारे में पढ़ सकते हैं, यानी बैंक दर के बारे में देख सकते हैं। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद और चेन्नई प्रमुख कॉल सेंटर है। सामान्यतः कॉल दर मुंबई में न्यूनतम तथा कोलकाता में उच्चतम होती है। कॉल रेट सबसे कम कहाँ पे होती है, मुंबई में, और कॉल रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, कोलकाता में। यानी कि जो उधार बैंकों के द्वारा मुंबई की संस्थाओं से, मुंबई के अंडर में जितनी संस्थाएं वहाँ से लिया जाता है, वहाँ पे न्यूनतम यानी मिनिमम कॉल रेट होती है, और कोलकाता की जो वित्तीय संस्थाएं होती है उनकी जो कॉल रेट जो होती है वो हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI परोक्ष रूप से यानी डायरेक्टली हस्तक्षेप करके कॉल बाजार की उग्रता में यानी वोलेटिलिटी में कमी लाती है एवं इसे स्थायित्व प्रदान करती है। स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी प्रदान करती है, ताकि यानी कि जो पैसा उधार लिया और दिया जाता है उस पर जो कॉल रेट लगता है उसका कंट्रोल RBI के द्वारा भी किया जाता है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI दो उपाय करता है। क्या? वह DFHI तथा कॉल मनी बाजार की संस्थाओं को अधिक फंड उपलब्ध कराता है तथा रिपो नीलामी करता है। रिपो क्या होता है? रिपो दर। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? यह अल्प अवधि की प्रतिभूतियाँ होती है जिसके माध्यम से सरकार उधार लेती है। जब भारतीय सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो ये ट्रेजरी बिल्स बैंकों में जमा करती है और वहाँ से पैसा उधार लेती है। तो ट्रेजरी बिल्स एक प्रकार से भारतीय सरकार की सिक्योरिटीज होती है जिसके बदले में वह बैंकों से लोन ले सकती है। इसका निर्गमन सरकार के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। यानी जो ट्रेजरी बिल्स हैं, यानी ये जो सिक्योरिटीज हैं, इसको कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में RBI 91 एवं 364 दिन की ट्रेजरी बिल निर्गमित करता है। ये ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं शॉर्ट टर्म यानी एक साल तक के लिए होते हैं, यानी ये 91 डेज के हो सकते हैं, 364 डेज के हो सकते हैं। और इनकी जो मिनिमम अमाउंट है, इसकी जो न्यूनतम राशि है 25,000 रुपये होती है तथा इसे गुणक में होती है। यानी एक ट्रेजरी बिल की वैल्यू 25,000 रुपये होती है, या फिर इसके गुणक यानी इसके मल्टीप्लाई में होती है। यानी या तो 25,000 रुपये होगी, या 50,000 रुपये होगी, या फिर 75,000 रुपये होगी, या फिर 1 लाख होगी। यानी 25,000 के मल्टीप्लाई में ट्रेजरी बिल की वैल्यू होगी। नेक्स्ट हमारा जाता है भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार 1917 में निर्गत की गई। यानी भारत में पहली बार जो ट्रेजरी बिल्स लाए गए थे 1917 में लाए गए थे। एड होक ट्रेजरी बिल्स यानी एडोक ट्रेजरी बिल्स, यह सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्गमित की जाती है। ये भी एक तरह के ट्रेजरी बिल्स ही होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं। यह रिजर्व बैंक के नाम से निर्गमित होती है और इन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम छपा होता है। ये एक प्रकार की सिक्योरिटी होती है जिन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम छपा होता है। भारत में इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1955 में, लेकिन 1998 के बजट से इसको बंद कर दिया गया है। एडोक ट्रेजरी बिल्स बंद हो चुके हैं। अब जब भी भारतीय सरकार को कम समय के लिए पैसे की जरूरत होती है तो वो ट्रेजरी बिल्स यानी टी बिल्स के द्वारा पैसा बैंकों से उधार ले सकता है। एडोक ट्रेजरी बिल्स अभी खत्म कर दिए गए हैं।
तरलता की दृष्टि से प्रतिभूतियां एवं ऋणों का अनुक्रम क्रमशः नगद, एडहोक ट्रेजरी बिल्स एवं कॉल मनी है। तरलता मतलब जो आसानी से, ऐसी सिक्योरिटी जो आसानी से पैसे में कन्वर्ट की जा सके, उसको तरलता कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा तरलता किस में होती है? नगद राशि में। एडहोक ट्रेजरी बिल्स सेकंड नंबर पे आता है, फिर ट्रेजरी बिल्स। और कॉल मनी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बिना किसी सिक्योरिटी के पैसा उधार लिया और दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जाता है मुद्रा बाजार का उपबाजार, एक विशेष प्रकार का प्रतिभूति बाजार है, सिक्योरिटी मार्केट है। ये प्रतिभूतियाँ होती है कॉल मुद्रा, अल्प अवधि के लिए बिल, 182 दिन के लिए ट्रेजरी बिल्स, जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक पत्र। ये जो सभी एग्जाम्पल दिए गए हैं ये एक प्रकार से सिक्योरिटीज के एग्जाम्पल है, यानी प्रतिभूति के एग्जाम्पल्स है जिनके बेस पर किसी बैंक से पैसा उधार लिया जा सकता है। और ये सब कहाँ पे होता है? मुद्रा बाजार में, यानी मनी मार्केट में। DFSI अर्थात डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड की मुद्रा बाजार की एक विशेष संस्था है जिसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका कार्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की कटौती और फिर कटौती की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। DFSI के बारे में ऊपर ही पढ़ चुके हैं। ये एक प्रकार से जो मनी मार्केट है उसमें पैसों का नियंत्रण करती है, उसमें लेन देन का नियंत्रण किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है MMF यानी मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, एक अन्य विशिष्ट संस्था है। यह एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना का उद्देश्य व्यक्तियों को मुद्रा बाजार के उपकरण उपलब्ध कराना है। मुद्रा बाजार में लोगों के द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है ताकि लोग इसका बेनिफिट ले सके, ताकि व्यक्ति इसका बेनिफिट ले सके। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1992 में, यानी 1992 में भारत के अंदर म्यूचुअल फंड की स्थापना की गई थी। म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुए थे जिसके द्वारा लोग जो है मुद्रा बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, मनी मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जाता है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार से इस बात से भिन्न है कि मुद्रा बाजार अल्प अवधि की वित्तीय व्यवस्था का बाजार है, जबकि पूंजी बाजार जो होता है वो मध्यम तथा दीर्घकाल के कोषों का आदान प्रदान किया जाता है। तो मुद्रा बाजार क्या होता है? मुद्रा बाजार यानी कि मनी मार्केट क्या होता है? यह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कम समय के लिए, ज़्यादा 1 साल के लिए पैसों का लेन देन किया जाता है। और पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ लंबे समय के लिए, कम से कम 1 साल के लिए पैसों का यानी फंड का आदान प्रदान यानी लेन देन किया जाता है। भारतीय पूंजी बाजार को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है, गिल्ट एज्ड बाजार और औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। जो पूंजी बाजार और ये जो मुद्रा बाजार और जो पूंजी बाजार होते हैं ये भारतीय फाइनेंशियल यानी भारतीय वित्त व्यवस्था के 2 प्रकार होते हैं, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार में पैसों का लेन देन 1 वर्ष से कम समय के लिए किया जाता है यानी अल्प अवधि के लिए किया जाता है। और पूंजी बाजार के अंदर जो है पैसों का लेन देन 1 वर्ष से ज़्यादा यानी लंबी अवधि के लिए किया जा सकता है। और भारतीय पूंजी बाजार को 2 भागों में बांटा जाता है, गिल्ड एज्ड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। नेक्स्ट है गिल्ड एज्ड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ड एज्ड क्या होता है? ये एक प्रकार से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जिसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट डेट्स, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल पेपर्स, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो भारतीय सरकार जारी करती है पैसा उठाने के लिए, पैसे की ज़रूरत के लिए। जब भी भारतीय सरकार कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आती है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए पैसों का जो अरेंजमेंट है वो भारतीय मुद्रा बाजार से किया जाता है या भारतीय पूंजी बाजार से किया जाता है। उसके बदले में वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी रखी जाती है जिसको गिल्ड एज्ड बोला जाता है। और ये गिल्ड एज्ड किसके रूप में होते हैं? बॉन्ड्स के रूप में होते हैं, ट्रेजरी बिल्स के रूप में होते हैं, कमर्शियल पेपर के रूप में होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी CDs के रूप में होते हैं। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों और डिबेंचरों का क्रय विक्रय किया जाता है। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज आपने सुना होगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE BSE के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पे शेयरों यानी स्टॉक्स वगैरह खरीदे और बेचे जाते हैं, उसको औद्योगिक प्रतिभूति बाजार यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोला जाता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है यदि पूंजी बाजार में निजी निगम क्षेत्र के नए अंशों और डिबेंचरों, सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियों या नई प्रतिभूतियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्डों
के निर्गमों का क्रय विक्रय किया जाता है, तो ऐसे बाजार प्राथमिक पूंजी बाजार कहे जाते हैं। तो प्राथमिक पूंजी बाजार क्या होता है? प्राथमिक पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट दो टाइप की होती है, प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। प्राइमरी कैपिटल मार्केट में यानी प्राथमिक पूंजी बाजार में क्या होता है, यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज जो होती है वो उनको जब पैसे की ज़रूरत होती है तो नए नए शेयर और डिबेंचर वो इशू करती है। उसी प्रकार से जब सरकारी कंपनियों को पैसे की ज़रूरत होती है तो अपनी सिक्योरिटीज वो इशू करती है। उसी प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र को जब पैसे की ज़रूरत होती है नए बॉन्ड इशू करती है। तो इस प्रकार से ये सब जो है मार्केट से पैसा उठा लेते हैं। तो इनके बदले में ये सब अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसा कंपनी यानी बाज़ार से उठा लेते हैं। तो इस प्रकार की जो मार्केट होती है, बाज़ार जो होता है, उस प्राथमिक पूंजी बाज़ार कहा जाता है। तो उसी प्रकार से द्वितीयक पूंजी बाजार यानी सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले क्रय विक्रय तथा गिल्ड एज्ड बाजार में होने वाले क्रय विक्रय आते हैं। यानी प्राथमिक पूंजी बाजार में नए शेयर और डिबेंचर इशू किए जाते हैं, नए सिक्योरिटीज इशू की जाती है, और बाद में जब ये शेयर आप बैंकों के द्वारा या फिर व्यक्तियों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा आपस में लेन देन किया जाता है, तो उसको द्वितीयक पूंजी बाजार यानी सेकेंडरी कैपिटल मार्केट बोला जाता है। भारतीय पूंजी बाजार में पूंजी का स्रोत है अंश पूंजी और ग्रहण पत्र। जो हम ये शेयर और हमने सिक्योरिटीज जो पढ़े हैं वे उस भारतीय पूंजी बाजार के मुख्य स्रोत होते हैं जिनके द्वारा पैसों का लेन देन किया जाता है, और अंश पूंजी और ग्रहण पत्र एज ए सिक्योरिटीज वहाँ पे रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्रोत के रूप में वे संस्थाएं भी है जो वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। जब पैसों का लेन देन किया जाता है तो एक सिक्योरिटी के रूप में एक वित्तीय संस्था भी एक अपनी भूमिका निभाती है, जैसे कि मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनियां और जोखिम पूंजी कंपनियां। यानी ये जो संस्था है ये भी अपने रिस्क पर पैसों की पूर्ति करती है, भारतीय पूंजी बाजार में पैसों की पूर्ति करती है। नेक्स्ट आ जाता है यूटीआई अर्थात भारतीय यूनिट ट्रस्ट। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड इस संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी व्यवस्था का बाजार है जिसमें छोटे निवेशक निवेश कर सकते हैं तथा मौजूद प्रतिभूतियों का आसानी से क्रय विक्रय किया जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे शेयर यानी स्टॉक का क्रय विक्रय लेन देन किया जाता है, और साथ के सिक्योरिटी भी वहाँ पे आसानी से बेची और खरीदी जाती है। अभिदत्त पूंजी यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कुल निर्गमित पूंजी का वह भाग जो शेयर धारक के द्वारा यानी शेयर होल्डर के द्वारा खरीदा जाता है उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोला जाता है। किसी भी कंपनी का कुल पूंजी का वह भाग जो शेयर के रूप में शेयर होल्डर यानी पब्लिक के द्वारा खरीदा जाता है उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोला जाता है। और कंपनियों के द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर की जाती है, और जब कंपनी के द्वारा प्रॉफिट होता है, उन कंपनियों के द्वारा प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट का कुछ भाग पब्लिक में बांट दिया जाता है, शेयर होल्डर यानी शेयरधारकों के बीच में बांट दिया जाता है, जिसको लाभांश बोला जाता है, और इंग्लिश में उसको डिविडेंड बोला जाता है। तो हमारा जो ये आज का टॉपिक है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम सेबी के बारे में पढ़ेंगे। सेबी की एक ऐसी संस्था होती है जो भारतीय कंपनीज जो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो उनको कंट्रोल करती है, जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे और बेचे जाते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करना सेबी का काम होता है, और इसके अलावा उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमारा जो आज का टॉपिक रहा जिसमें हमने कॉल मनी मार्केट के बारे में पढ़ा, भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार के बारे में हमने पढ़ा, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने इस टॉपिक में जो कवर किया है, और उसके अलावा जो प्रिंटिंग प्रेस है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, जो हमने यहाँ पर कवर किए गए हैं। अगर उसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है या फिर आपको कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और साथ के साथ अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, हमारी जो आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सीरीज़ चल रही है इसके जैसे ये ख़त्म होती है तो हम फिर हम हिस्ट्री, जियोग्राफी और धीरे धीरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी जनरल साइंस को भी हम कवर करेंगे, और धीरे धीरे करके हम पूरी जो लुसेंट बुक है मैं उसको पूरा कवर करूंगा। आज की जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए, और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जीके एजुकेट को, और साथ के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि कंपटीशन की तैयारी लुसेंट बुक से करते हो। तो खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और साथ के साथ अच्छी पढ़ाई करिए, और
कंपटीशन एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करिए। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को, सभी दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।